इम्पल्स या लीनियर इम्पल्स हम समझेंगे। इम्पल्स कैसे डिफाइन होता है और किस तरह के फोर्सेस के लिए डिफाइन होता है। तो फोर्सेस को बच्चों हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक तो ऑर्डिनरी फोर्सेस और एक इम्पल्सिव फोर्सेस। ऑर्डिनरी फोर्सेस वो होते हैं जो मोमेंटम में जो चेंज करते हैं उसके लिए ठीक ठाक समय लेते हैं। ऑर्डिनरी फोर्सेस जो जैसे कि बॉडी का वेट है ना, ग्रेविटी, वेट के कारण लगने वाले अदर फोर्सेस है ना। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, उसका जो वेट लग रहा है वो ऑर्डिनरी फोर्स है, और वेट के कारण जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो ऑर्डिनरी फोर्स है। अगर मैं इस बॉडी को नॉर्मली 20 न्यूटन फोर्स से पुश करूं और ये फ्रिक्शन लगे तो ये भी ऑर्डिनरी है, ये 20 न्यूटन का फोर्स भी ऑर्डिनरी है। अगर ये बॉडी का वेट लग रहा है और ये टेंशन इससे बैलेंस करे है तो T बराबर अगर mg है तो ये भी ऑर्डिनरी है। तो बच्चों ऑर्डिनरी फोर्सेस वो होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड नॉर्मल मैग्नीट्यूड के रेंज में होते हैं, बहुत ही बड़े मैग्नीट्यूड नहीं होते। और ऑर्डिनरी फोर्सेस मोमेंटम में चेंज करने के लिए थोड़ा समय लेते हैं। मतलब अगर हमसे कहा जाए कि ऑर्डिनरी फोर्स है कैन चेंज द मोमेंटम इन गिवन फाइनाइट टाइम इंटरवल। जैसे एक बॉल है बेटा, एक बॉल की रफ्तार 20 मीटर पर सेकेंड है और ग्रेविटी लग रहा है उसमें, तो उसका जो एक्सेलेरेशन होगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। आवाज आ रही मेरी? यस सर। ओके, तो एक सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी जो होगी वो u प्लस जी टी अगर मैं लगाऊं तो 20 प्लस 9.8 इंटू 1, तो 29.8 मीटर पर सेकेंड, या मोटा मोटा 10 मान लेते हैं। तो अगर 10 मानेंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो 1 सेकेंड का अगर इंटरवल आप ले रहे हो, गौर से समझिएगा, 1 सेकेंड का इंटरवल आप ले रहे हो तो वेलोसिटी में या मोमेंटम में ठीक ठाक चेंज हो रहा है बच्चों। लेकिन अगर आप इंटरवल ऑफ टाइम छोटा ले लो, इफ इंटरवल ऑफ टाइम इज वेरी स्मॉल, if interval of time is very small, अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, लाइक डी टी इज इक्वल टू 10 टू दी पावर मान लो -5 सेकेंड, 10 माइक्रो सेकेंड का टाइम इंटरवल है, तो 20 प्लस जी टी तो ये 20.0001 हो जाएगा। मैं कहना ये चाहता हूं बेटा कि जो ग्रेविटी है वो एक ऑर्डिनरी फोर्स है जो बड़े टाइम इंटरवल लाइक 1 सेकेंड
या 0.1 सेकेंड का ठीक ठाक फाइनाइट टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में सफिशिएंट चेंज कर देता है 20 से 30। बट आप देखिए इस टाइम इंटरवल में ये वेलोसिटी में बहुत ही कम चेंज कर पा रहा है, 0.0001। इस तरह के फोर्सेस जो किसी बॉडी के मोमेंटम में बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में कोई खास चेंज नहीं कर पाते, ऐसे फोर्सेस को हम ऑर्डिनरी फोर्सेस कहते हैं, जो नॉर्मल बॉडी पे लगते हैं। बॉडी का वेट, वेट के कारण लगने वाला नॉर्मल N बराबर mg, वेट के कारण लगने वाला फ्रिक्शन या ऑर्डिनरी नॉर्मल के कारण लगने वाला ऑर्डिनरी फ्रिक्शन, वेट के कारण लगने वाला टेंशन, ये सब ऑर्डिनरी फोर्स कहलाते हैं। इनके कारण बॉडी में dt टाइम इंटरवल में मोमेंटम में कोई खास चेंज नहीं होता है बेटा। दूसरी तरफ जो इम्पल्सिव फोर्स होते हैं, जो इम्पल्सिव फोर्स होते हैं वो हमारे इम्पल्स इम्पैक्ट से आया है। ठीक है, दीज आर द फोर्सेस which generally act during impact or collision और जर्क। इम्पैक्ट के दौरान या कोलिजन के दौरान या जर्क के दौरान जो फोर्सेस लगते हैं वो इम्पल्सिव फोर्सेस होते हैं। इम्पल्सिव फोर्सेस आर द फोर्सेस। सर इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट वही टक्कर, कोई कोलिजन, कोई दूसरे शब्दों में कह देते हैं। तो impulsive forces are the forces which act for which have very high magnitude but act for a very small time interval। बेटा इम्पल्सिव फोर्सेस वो होते हैं जो लगते तो बड़े कम समय के लिए हैं लेकिन जिनका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होता है ना। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड रिलेटिवली बहुत ही हाई होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं और आपको कंपेयर करके दिखाता हूं। मान लो एक दीवार है और तुमने एक बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से दीवार पे फेंक के मारा। दीवार इलास्टिक कोलिजन करती है और 20 मीटर पर सेकंड से पलट के आ जाती है। तो कांटेक्ट के दौरान जो फोर्स लगेगा वो नॉर्मल है। इस दौरान ये जो नॉर्मल लगेगा, जो टक्कर के दौरान नॉर्मल लगेगा, इंपैक्ट के दौरान नॉर्मल लगेगा, कोलिजन के दौरान नॉर्मल लगेगा, ये इंपल्सिव नॉर्मल होता है। और जब आप दीवार पे बॉल को फेंक के मारोगे तो बड़े कम समय के लिए ये बॉल हमारी कांटेक्ट में आएगी। मान लेते हैं ये दीवार के संपर्क में टाइम इंटरवल कुछ 100 माइक्रोसेकंड मान लेते हैं, मोटा मोटा इतने समय के लिए कांटेक्ट में आई। अब अगर मैं
टकराने के जस्ट पहले इतनी वेलोसिटी थी, टकराने में इतना समय लगा और उसके बाद इतनी वेलोसिटी। मान लो थोड़ी देर के लिए कि कांस्टेंट फोर्स लगा होगा, एवरेज फोर्स, तो मैं अगर v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा के दिखाऊं तो v है -20, u था +20, a चाहिए, टाइम इंटरवल 10⁻⁻⁴ सेकेंड, तो a की वैल्यू -4 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आप देखिए ग्रेविटी की तुलना में 40,000 गुना ज्यादा है बच्चों। जी की वैल्यू 10 होती है, सिंपल। और ए का मैग्नीट्यूड जो है वो 4 लाख मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है बेटा। जिससे ये पता चलता है बच्चों कि कोलिजन का टाइम इंटरवल वाकई बहुत छोटा होता है। बॉल बड़े कम, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ही केवल बॉल कांटेक्ट में आती है बॉल के। इसका मतलब ये है बेटा कि टक्कर के दौरान जो बॉल पे फोर्स लगा था दीवार के कारण, वो बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का था, इसीलिए उसने मोमेंटम में चेंज कर दिया। बहुत ही कम समय के लिए मोमेंटम में अच्छा खासा चेंज कर दिया, है ना। मोमेंटम में चेंज कर दिया विद इन ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। जबकि ऑर्डिनरी फोर्स के कारण इतने कम समय में मोमेंटम में कोई खास चेंज नहीं होता है बच्चों। तो ऐसे फोर्सेस जो बड़े कम समय में मोमेंटम में चेंज करते हैं, ये इंपल्सिव फोर्स कहलाते हैं और इनके लिए क्वांटिटी डिफाइन होती है जिसे हम इंपल्स कहते हैं। इसे हमने कहा ध्यान समझना। मान लो एक इंपल्सिव फोर्स है कोई F, ये बहुत ही लार्ज मैग्नीट्यूड का है और ये बहुत ही कम समय में ठीक ठाक मोमेंटम, ये बहुत बड़ा होता है बेटा वॉल्यूम में और ये बहुत छोटा होता है। तो इस प्रोडक्ट को, फोर्स और टाइम के इस प्रोडक्ट को हम इंपल्स कहते हैं। ऑर्डिनरी फोर्स के केस में ये जो होता है ये ठीक ठाक फाइनाइट होता है, ये वेरी स्मॉल होता है। सर इम्पल्स को जे से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, इम्पल्स को जे से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, लीनियर इम्पल्स को। लेकिन अगर हम ऑर्डिनरी फोर्स की बात करें, हालांकि मैथमेटिकली क्या ऑर्डिनरी फोर्स का इंपल्स नहीं डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं कि इंपल्स बनाया किस लिए गया है, कहां से आया। तो इंपल्स जनरली आया है हमारा इंपल्सिव फोर्स से। वो अलग बात है कि फॉर ऑर्डिनरी फोर्सेस ऑल्सो आप F इंटू डी टी कर सकते हो, लेकिन अगर ये ऑर्डिनरी है और ये बहुत स्मॉल है तो फिर ये 10⁻�0 होगा, बहुत ही छोटा होगा, ये नेग्लिजिबल होगा। यही अंतर है कि जो ये इंपल्सिव फोर्सेस होते हैं इनका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा होता है कि बड़े कम समय में फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो ठीक ठाक फाइनाइट वैल्यू देता है, नेग्लिजिबल नहीं होता। जबकि ऑर्डिनरी फोर्सेस के लिए फोर्स और टाइम, बहुत छोटे टाइम इंटरवल का जो प्रोडक्ट होता है ये नेग्लिजिबल होता है बच्चों, है ना। तो जैसे एक दो एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं कि किस तरह, जैसे तुम देखो कोई भी चीज, जैसे बॉल का एग्जांपल दिया, तो बैटिंग कोई व्यक्ति करता है, बल्ले पे बॉल आती है और वो थोड़ी सी देर के लिए कांटेक्ट में आती है और कितनी दूर जाती है, ठीक है ना। तो वही है कि मोमेंटम में इतना सारा चेंज हुआ, इसका मतलब बॉल और बैट के बीच में जो कांटेक्ट हुआ वो इंपल्सिव स्वभाव का फोर्स था, वो ज्यादा फोर्स था बहुत, इसलिए बड़े कम समय में उतनी इतनी रफ्तार दे दी कि बॉल बहुत दूर तक जा सकता है। ठीक है, ठीक। तो ऐसे और सोचो, जैसे तुम जमीन पे खड़े हो बेटा, तो तुम्हारा वेट लग रहा है, तुम्हारे पैरों पे नॉर्मल लग रहा है, तो इससे तुम्हारे पैर टूट तो जा नहीं रहे क्योंकि ऑर्डिनरी नॉर्मल है। लेकिन अगर तुम एक बिल्डिंग से छोड़ दिए जाओ, गिरा दिए जाओ, और ऐसे गिरते गिरते जब यहाँ पर तुम बस गिरने ही वाले हो गए √2gh, और उसके बाद जैसे तुम टकराओगे यहाँ पे, तो ये इम्पल्सिव नॉर्मल होगा टक्कर के दौरान, क्योंकि अचानक से मोमेंटम में बहुत सारा चेंज होगा। उस वक्त जो ये नॉर्मल लगेगा ये बहुत बड़ा होता है mg से, हजारों गुना, इसीलिए तो हड्डियां टूट जाती हैं बेटा, है ना।
अगर Yes. वेट के ही बराबर होता तो यहाँ पर हड्डियां तो खड़े खड़े टूट जाती है हमारी। तो इसलिए जब ऊपर से गिरते हो तो आपके पास ढेर सारा मोमेंटम होता है और पल भर में टकरा के मोमेंटम जीरो हो जाता है। तो इतना सारा मोमेंटम इतने छोटे समय में चेंज होता है ड्यू टू दिस इम्पल्सिव फोर्स। ये जो नॉर्मल लगता है, तो ये नॉर्मल mg के बराबर कतई नहीं है बेटा। ये नॉर्मल mg के बराबर है जब आप खड़े हो। तो यही अंतर है, दिस नॉर्मल इज इम्पल्सिव एंड दिस नॉर्मल इज ऑर्डिनरी। ठीक है, तो ये तो कि इम्पल्सिव फोर्स किन्हें कहते हैं बेटा, ऑर्डिनरी फोर्स किन्हें कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इम्पल्स बना कैसे हो। इम्पल्स एक, इन सब चीजों को देखते हुए हमने क्या कहा, इम्पल्स एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की गई। फोर्स और टाइम इंटरवल के प्रोडक्ट को हमने इम्पल्स कहा, क्योंकि यही प्रोडक्ट हम आगे देखेंगे चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। लेकिन ऑर्डिनरी फोर्स के लिए ये टाइम इंटरवल अगर बड़ा है तब तो ये क्वांटिटी ठीक ठाक फाइनाइट वैल्यू देती है, और अगर ये बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल है तो ये क्वांटिटी मैथमेटिकली बहुत छोटी वैल्यू देती है। तो बेसिकली चूंकि फोर्स बहुत बड़े थे इम्पल्सिव और लगते बहुत कम समय के लिए थे, तो ये एक नंबर बहुत छोटा हो गया, एक नंबर बहुत बड़ा हो गया, तो प्रोडक्ट जो हो गया वो ठीक ठाक मीडिएटर नंबर आ गया। इस क्वांटिटी को बच्चों हम लोगों ने इम्पल्स कहा। लेकिन मैं अब इसको पूरी तरह से मैथमेटिकली डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, अब हम लोग मैथमेटिकली इम्पल्स को डिफाइन कर रहे हैं, तो ऑर्डिनरी फोर्सेस का भी इम्पल्स डिफाइन कर देंगे। क्योंकि फोर्स तो कोई भी हो, ऑर्डिनरी हो और या इम्पल्सिव हो, दोनों के लिए है, पर मेनली इसका जो मेन यूज होता है वो इम्पल्सिव फोर्सेस के लिए होता है। तो सबसे पहले मैथमेटिकल आइए डिफाइन करते हैं, इम्पल्स ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। अगर एक फोर्स, इफ ए फोर्स अगर एक बेटा, मेरे चाय मेरी ठंडी हो जाएगी, 1 मिनट का मैं ब्रेक लेना चाहूंगा। आप इसमें से कुछ देखना चाहें तो मैं ऊपर से स्क्रीन स्क्रॉल कर देता हूँ, देख सकते हैं। चाय मेरी ठंडी हो गई। सर इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी है ना? हाँ बेटा, सर क्लास 8 बजे से लीजिए और लिखने का मौका भी दीजिए।
तब पीडीएफ में जाएगा है ना। और डबल काम हो जाता है सर, रिपीट भी तो करना रहता है। क्लास का ड्यूरेशन भी तो कम हो जाता है। 8 बजे से सर लीजिए, लिखने का मौका भी दे दीजिएगा। चलो बेटा, जिसको ड्यूरेशन बेटा बढ़ाना है तो बहुत सारे बैक टॉपिक चल रहे हैं, आप पैरेलल में क्लासेस अटेंड कर सकते हो। अगर कोई कोर्स बहुत जल्दी कंप्लीट करना चाहता हो तो थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स की लाइव क्लासेस चलती हैं इवनिंग में, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो बहुत जल्दी आपके अंदर अगर कैपेसिटी है कि आप 4-4 टॉपिक पैरेलल में कर सकते हो तो आप कर लो। इसलिए जो पढ़ रहे हो वो अच्छे से कंप्लीट करो, ठीक है ना। उसके क्वेश्चंस लगाओ, प्रैक्टिस करो, सारी चीजें, वो ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो हम लोग कांस्टेंट फोर्स के इंपल्स की बात कर रहे थे। इफ कांस्टेंट फोर्स F acts on a body for a time interval delta t, then its linear impulse is defined as J एक वो हमारा लीनियर इंपल्स होता है, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल इज कॉल्ड लीनियर इंपल्स बेटा। लेकिन अगर पूरे डेल्टा टी समय के लिए फोर्स कांस्टेंट है, अगर, है ना, मान लीजिए dt समय के लिए फोर्स कांस्टेंट है, तो फॉर इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्स ये तो कोई ऑर्डिनरी फोर्स है, और ऑर्डिनरी कोई भी फोर्स हो सकता है, और ये टाइम इंटरवल छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब तो बात मैथमेटिकल हो रही है। लेकिन एक्चुअली में जो ऑर्डिनरी फोर्सेस, इम्पल्सिव फोर्सेस होते हैं, वो बड़े कम समय के लिए लगते हैं, इसलिए उसमें जो इम्पल्स होता है वो ये होता है, ठीक है ना। फॉर इम्पल्सिव फोर्स, आवश्यक नहीं कि आप 2 लिखो, अब तो ये अंडरस्टूड सी बात है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि अगर और इम्पल्सिव फोर्स होगा तो ये जो F की वैल्यू होगी बहुत ज्यादा लार्ज होगी, और ये डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाएगा, dt हो जाएगा। और अगर ऑर्डिनरी फोर्स है तो ये छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, बहुत छोटा होगा तो ये वैल्यू भी बहुत छोटी आएगी, और ये जब ठीक ठाक बड़ा होगा और ये ठीक ठाक ऑर्डिनरी फोर्स है तभी ये कंसिडरेबल होगा, है ना। तो इम्पल्स इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल। बस इम्पल्सिव फोर्सेस के केस में दिस टाइम इंटरवल बिकम्स dt, इट्स वेरी स्मॉल, ओके। तो अगर हम देखें कि इफ ए वेरिएबल फोर्स अगर बॉडी पे वेरिएबल फोर्स लग रहा है, मान लो t1 टाइम से लेकर t2 टाइम के बीच में वेरिएबल फोर्स लग रहा है, तो ऐसे केस में बच्चों हम पहले छोटे टाइम इंटरवल के लिए इंपल्स निकालते हैं, dt टाइम के लिए मान लेते हैं कि फोर्स कांस्टेंट है, फिर हम उसे इंटीग्रेट कर लेते हैं t1 से t2। तो वेरिएबल फोर्स का जो इंपल्स डिफाइन होता है वो इंटीग्रल एफ dt होता है, और इंटीग्रेशन हमारा एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ को भी रिप्रेजेंट करता है ना। तो फोर्स टाइम ग्राफ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो सिंपली फोर्स इनटू टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट कर देंगे, और अगर फोर्स वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन एफ dt करेंगे। अभी सभी डेफिनेशन पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।
अब अगर हम देखें तो एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है बेटा, कि जैसे अगर हमने कहा कि इम्पल्स इज इंटीग्रल एफ डी टी, फोर्स क्या है किसी बॉडी पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बेटा फोर्स है, इनटू डी टी डी टी कैंसिल आउट हो गया, इंटीग्रेशन डीपी इनिशियल से फाइनल, तो डीपी का इंटीग्रेशन पी हो जाएगा, फाइनल लिमिट में पी फाइनल आएगा, इनिशियल लिमिट में पी इनिशियल आएगा। तो आप देख सकते हो जे बराबर डेल्टा पी, मतलब किसी भी बॉडी पे, और ऑफ कोर्स ये जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वही रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। तो दिस इज एक्सटर्नल इंपल्स, देन ये दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्सेस का इंपल्स ही एक्सटर्नल इंपल्स है। इंटरनल फोर्सेस हम जानते हैं मोमेंटम में चेंज नहीं कर सकते, तो आप कह सकते हो इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। impulse is equal to change in linear momentum। impulse is equal to change in linear momentum, ये हम कह सकते हैं कि impulse जो है वो change in linear momentum के बराबर है। ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहलाती है कि जो इम्पल्स है वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर है। दिस इज कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो आप देख सकते हो तीन बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो सिंपल फोर्स और टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट है, एक इंटीग्रेशन एफ डी टी है, और ये एक एवरेज सॉरी एरिया अंडर कर्व से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, और एक इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का यूज हो सकता है। ओके, जे इज इक्वल टू डेल्टा पी। चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक बेसिक क्वेश्चन से बात करते हैं। मान लो ये वॉल है बेटा, एक बॉडी है, एक 2 किलोग्राम की बॉल है जो कोलिजन कर रही थी, v1 वेलोसिटी से कोलाइड करती है, और कोलिजन के जस्ट बाद v2 वेलोसिटी हो जाती है। और v1 थी i प्लस 2j माइनस 3 के मीटर पर सेकेंड, और v2 हो जा रही है i माइनस जी के प्लस 2 के मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट impulse received by ball from wall। डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब है यूनिट वेक्टर ऑफ impulsive force acted on ball by wall। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में विचार करिए।
इम्पल्स क्या आएगा बेटा? देखिए J इज इक्वल टू डेल्टा पी लगाएंगे, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन, भाई तीन तरह से इम्पल्स निकल सकता है, या तो फोर्स इंटू टाइम इंटरवल है, या इंटीग्रेशन ऑफ dt है, या डेल्टा पी है। अब यहाँ मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है ना, p फाइनल माइनस p इनिशियल। एक बॉडी है तो क्या लिख सकते हैं, p फाइनल को mv2 माइनस mv1। मास 2 kg है, v2 माइनस v1 क्या हो जाएगा, इसको v2 में v1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, i माइनस i0 माइनस j माइनस 2j, इट्स माइनस 3j, प्लस 2 के फाइव माइनस 3 के प्लस 5 के, ओके। तो माइनस 6j कैप प्लस 10k कैप न्यूटन इंटू सेकेंड, है ना। तो ये हमारा मोमेंटम हो जाएगा बेटा, चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स हो जाएगा, है ना। अब डायरेक्शन देखिए, यूनिट वेक्टर, इन्होंने कहा यूनिट वेक्टर बताइए किस डायरेक्शन में, इम्पल्सिव फोर्स एक्टेड ऑन बॉल बाय बॉल, जो इम्पल्सिव फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन बताइए। अब आप देखिए बेटा, इम्पल्स जो है, मान लेते हैं इम्पल्सिव फोर्स F लगा सब कुछ मिलाकर, और वो F इंटू dt टाइम इंटरवल के लिए लगा होगा, बॉल ने कोलिजन किया होगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं। तो इम्पल्स की डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, तो जो डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स होती है वही डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है बेटा। तो अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर निकाल लूं तो वही हमारा फोर्स का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो फोर्स का यूनिट वेक्टर है -6j प्लस 10k डिवाइड बाई अंडर रूट 36 प्लस 100। तो ये जो भी आप सॉल्व करके इसका आंसर आएगा, दैट विल बी योर आंसर। सर बेटा बताएं। सर जो आपने वेरिएबल फोर्स के लिए इम्पल्स का फार्मूला बताया, इंटीग्रल एफ डॉट डी टी, एफ डी टी डॉट नहीं बेटा, एफ डी टी। वही वही सर, एफ डी, हाँ बताएं बेटा, बोले। एफ बहुत स्मॉल है, क्या उसको कांस्टेंट नहीं मान सकते? नहीं, एफ स्मॉल नहीं है, एफ स्मॉल नहीं है, यहाँ एफ एक फोर्स होगा, उसका स्मॉल कैपिटल से मतलब नहीं है। लेकिन मान लो T1 से T2 टाइम इंटरवल के लिए लग रहा है ये फोर्स, लेकिन उतने समय के लिए फोर्स बदल रहा है, फोर्स वेरिएबल है, डेल्टा टी टाइम तक कांस्टेंट नहीं है, डेल्टा टी टाइम तक कांस्टेंट नहीं है। ये पूरे टाइम मान लो 10 मिली सेकेंड लगा, हर मिली सेकेंड पे चेंज हो रहा है फोर्स। या 5 सेकंड तक लगातार फोर्स चेंज हो रहा है। तो ऐसे में आप फोर्स को बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कांस्टेंट मानोगे, इनफाइनाइटेसिमल टाइम है dt, तो फिर बहुत छोटा है ना, और इसको उतने छोटे के लिए इंपल्स निकालोगे, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, है ना। ओके सर। फोर्स वेरिएबल है, फोर्स बदल रहा है समय के साथ। गॉट इट? समझ गए सभी लोग ये सवाल? ओके चलिए। सर 1 मिनट पीछे कर दीजिए। हाँ शिवम। सर
यस बेटा, सर इसमें 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए हैं? कहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया? 2 मास है ना बेटा, 2 kg। देखो मास m बराबर 2 kg नहीं है? यस सर। मोमेंटम में मास की जगह 2 kg रखा है बेटा। यस सर। चलो, एक बॉडी पर फोर्स लग रहा है 3t² + 4t + 7 न्यूटन। बॉडी का मास 2 किलोग्राम है। फाइंड आउट impulse of force between t = 0 to t = 4 seconds. Find out average force between find out speed of ball, बॉडी मास है बॉडी का 4 kg, 2 kg लिया है, चलो कोई बात नहीं। If at t = 0, speed is 0. Find out kinetic energy of body at t = 4 seconds. स्पीड आ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चलिए ट्राई करिए, इसको सॉल्व करिए भाई, सॉल्व करिए। कैसा फोर्स है बच्चों, कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल। वेरिएबल। करो फटाफट बताओ, इम्पल्स कितना आया? 124। Yes, sir, 124, sir. ठीक है, करते चलो करते चलो।
थोड़ा नीचे कर दीजिए। हो गया सर। सर का कनेक्शन कट गया क्या? आयुष सर को बताया? वन सेकेंड। हाँ भाई, तो क्वेश्चन कर लिया होगा, टाइम मिल गया आप लोगों को करने का। ये माइक किसका खुला है? माइक ऑफ करो बेटा। चलो, तो फर्स्ट पार्ट तो डिस्कस हो गया था ना? Yes, sir. यस सर। चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं।
फाइंड आउट एवरेज फोर्स। देखियो एवरेज फोर्स क्या होता है बेटा, इंस्टेंटेनियस फोर्स जो होता है या फोर्स जो डिफाइन करते हैं वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, इसे हम कभी कभी इंस्टेंटेनियस फोर्स भी कहते हैं। एवरेज फोर्स हम डिफाइन करते हैं किसी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इंटरवल। तो अब चेंज इन मोमेंटम जो होता है बेटा वो इम्पल्स भी होता है और टाइम इंटरवल भी होता है। तो अगर इम्पल्स को टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिया जाए तो एवरेज फोर्स आ जाएगा। ये हमारा क्या है, इम्पल्स। 124 एवरेज 124 है चेंज इन लीनियर मोमेंटम और टाइम इंटरवल है 4 सेकेंड। 4 इज 12 31 न्यूटन। दिस इज योर एवरेज फोर्स। सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया बेटा। कॉन्सेप्ट भी है अपने आप में, न्यूमेरिकल्स भी है, समझते चलिए। तो एवरेज फोर्स हो गया। इसके बाद फाइंड आउट स्पीड ऑफ द बॉडी एट t इक्वल टू 4। बेटा स्पीड ऑफ बॉडी का मतलब है कि अगर मैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाऊं, J बराबर डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब है मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अगर एक ही बॉडी है तो J आएगा 124 और डेल्टा पी में M है हमारा शायद 2 kg या 4 kg, 2 kg इट इज। V फाइनल चाहिए, V इनिशियल 0 दिया गया है, तो V फाइनल बेटा आ जाएगा 62 मीटर पर सेकेंड। जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा वही आ जाएगा। तो ये बेटा हमारा स्पीड आ जाएगी, वेरी गुड। और चौथा है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो ऑफ कोर्स आ जाएगी, हाफ mv² लगा लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी जूल में आ जाएगी। तो सारे पार्ट बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जिसे हम आसानी से कर सकते हैं। बताइए भाई, एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। चलिए तो अब हम एक थोड़ा सा ग्राफिकल क्वेश्चन करते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जेईई एडवांस 2009 में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आया था। एक इम्पल्सिव फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड इनटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन में, मतलब फोर्स की जो भी वैल्यू है, जैसे 1 लिखूंगा तो 1 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन, 2 लिखूंगा 2 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन, और टाइम यहाँ पर मिली सेकेंड में है, ms मिली सेकेंड में। तो बेटा ये माइक ऑफ करो, किसका माइक है? माइक ऑफ करो। तो यहाँ फोर्स बेटा कांस्टेंट है, दिस फोर्स इज कांस्टेंट। फिर हम यहाँ पर इस तरह से वेरिएबल हो रहा है, तो ये फोर्स 8 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है। ये एक इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे 6 सेकंड तक एक इम्पल्सिव फोर्स लगा है। बॉडी का मास 5 किलोग्राम है। इफ स्पीड ऑफ बॉडी नंबर 1 एवरेज फोर्स की वैल्यू बतानी है बिटवीन
डन सर। मिली सेकेंड का मतलब है 10⁻³ तो Sir, done. फोर्स और टाइम। ओके बेटा, वेरी गुड। देखिए हमने अभी अभी पढ़ा था कि अगर वेरिएबल फोर्स होगा तो या तो इंटीग्रल एफ डी टी से कैलकुलेट करेंगे या एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ से कैलकुलेट करेंगे बेटा। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये एरिया आ जाएगा 8 इंटू 2 16 आ जाएगा। अब देखिए प्रोडक्ट जब पावर्स लेंगे, क्लास चल रही है, ये लो पकड़ो, ये भी पकड़ो और पहनने के लिए पहनो। चलो 16 इंटू बेटा ये पावर में आएगा 10⁻⁴ इंटू 10⁻³ तो ये पावर 1 हो जाएगी बेटा, है ना। यस सर। 160 आएगा, है ना। तो ये पावर का ध्यान रखना, ये पावर 10⁻⁴ है और ये 10⁻³ है बेटा, है ना। और यहाँ पर ये वाला जो रीजन है ये 80। ये 4 है, 2 है और ये 8 है। 8 इंटू 2 16/2 80 आएगा बेटा। यस सर। और ये Yes, sir. 40 आएगा। ये 2 है। यस सर। ओके ओके, ये 40 आएगा तो इन माइनस का 40 हो जाएगा, है ना। ये पावर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद बता रहा हूँ, है ना। तो जो टोटल एरिया जरा बताना कितना आएगा। 280। 280. 1 280 कैसे आएगा बेटा, नेगेटिव नहीं लिखोगे 40 वाला। 200. तो न्यूटन इंटू सेकेंड है बेटा, 200 आएगा। नेगेटिव एरिया लेंगे, है ना, यस डायरेक्शन सर, चेंज। यही आएगा। Yes, sir. तो ये तो फर्स्ट पार्ट तो नहीं हुआ, तो हमें तो चाहिए एवरेज फोर्स। तो एवरेज फोर्स है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा पी एच इम्पल्स। इम्पल्स है 200 डिवाइड बाई टाइम इंटरवल कितना है बेटा 6 सेकेंड। तो 2 से डिवाइड कर देंगे 100/3 33.33 न्यूटन। एनी प्रॉब्लम। No, no. No, sir. काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एट टी इक्वल टू 6 सेकेंड। तो जो जिम Yes, sir. Delta T is into 10⁻³ नहीं करेंगे. हाँ कर तो दिया था, पहले ही कर दिया था 10⁻⁴। हाँ 6 मिली सेकेंड है ना। हाँ हाँ हाँ, ये अच्छा, सही सही, बिल्कुल सही कहा। ये 10⁻³ करेंगे बेटा, करेंगे। तो इंटू 10⁻³ है ना, तो किलो न्यूटन हो जाएगा। डेल्टा पी अपॉन जे इक्वल टू डेल्टा पी। तो मास कितना है 5 kg, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0। तो जे आया है 200/5 हो जाएगा इक्वल टू V2। तो V2 की वैल्यू आएगी बेटा 40 मीटर पर सेकेंड। बट हमसे तो काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ऐसे कर देंगे। बताएं बेटा। 400 जूल आ रही है। जो भी आए मतलब वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन है, ग्राफ से किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए एक और सिंपल क्वेश्चन करिए आप लोग।
ये एक वॉल है बेटा, बहुत ही मजबूत है, अंबुजा सीमेंट से बनी है। एक ट्रक वाला इसका मास इतना है, ये ट्रक आ रहा है 36 किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा है और सीधे जाके टकरा गया किले की दीवार से। ट्रक कोलाइड एंड इट स्टॉप्स इन 0.2 सेकेंड्स। 0.2 सेकेंड्स लगा पूरा टाइम इंटरवल। फाइंड आउट एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय वॉल ऑन द ट्रक। फाइव इंटू 10 पावर 5। देखते हैं इलेक्ट्रिक। बताएं भाई। देखो जब ये ट्रक टक्कर मारेगा तो इस पे ऐसे फोर्स लगेगा इधर की तरफ, है ना, इम्पल्सिव नॉर्मल। 18 into 10 power 5। और शुरुआत में इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ 36 को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड आएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी 10 हो जाएगी, फाइनल 0 हो जाएगी। तो अगर मैं ये इक्वेशन अप्लाई करूं J बराबर डेल्टा P वेक्टर फॉर्म में, तो J लगेगा फोर्स की डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं मैं, राइट पॉजिटिव मान लेता हूं। तो J को लिख देता हूं फोर्स, नॉर्मल इंपल्सिव फोर्स लग रहा है और टाइम इंटरवल छोटा सा है, डेल्टा T मान लेता हूं कांस्टेंट फोर्स मानते हुए। देखिए जब एवरेज फोर्स की बात करिए तो एवरेज फोर्स का मतलब होता है वह कांस्टेंट फोर्स जो उतने टाइम इंटरवल के लिए हम मान सकते हैं, है ना। तो अगर एवरेज वैल्यू n है तो जो डेल्टा P होगा, जो इम्पल्स होगा, वो एवरेज फोर्स इनटू टाइम इंटरवल हम उसे लिख सकते हैं। क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो एवरेज फोर्स है वो डेल्टा P बाई डेल्टा T है। तो डेल्टा P कैन बी रिटन एज एवरेज फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, है ना। और डेल्टा P ही क्या है, इम्पल्स है। तो एवरेज नॉर्मल जो भी होगा या फोर्स ही कह देता हूं मैं, इनटू टाइम इंटरवल इक्वल टू डेल्टा P लिख लेंगे। तो दूसरी क्लास
F इंटू टाइम इंटरवल फोर्स चाहिए बेटा, ये 0.2 सेकंड के लिए मोमेंटम में चेंज देखो 10⁴ kg ट्रक का मास है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी -10 थी, लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रक जा रहा था ना, तो ये है 10⁵ इंटू 5 न्यूटन। बेसिक इक्वेशन अप्लाई करनी है बच्चों। यस सर। बताएं बच्चों। यस सर। ओके गुड, नीचे होंगे देखो। तो अब अगर मैं एक क्वेश्चन और, इस पे हम लोग एक अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन। एक बॉल एक ग्राउंड से ऑब्लिकली कोलाइड करती है, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे कोलाइड करती है विद स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। ये एंगल मान लेता हूं मैं 53 और ये एंगल 37 डिग्री। 37 डिग्री पे ये बॉल रिबाउंड कर रही है, ऐसा गिवन है आपको। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रफ ग्राउंड है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.2 है। फाइंड आउट V। कितनी वेलोसिटी से रिबाउंड करेगी? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको क्वेश्चन को समझना है। इम्पल्स में दो तरह के सवाल बनते हैं, एक वो जो सिंपल होते हैं ऑर्डिनरी क्वेश्चंस, एक वो जो थोड़े अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं। जो अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं बेटा, उनमें क्या होता है, 1 सेकेंड, ब्लूटूथ डिस्चार्ज हो गया, कहाँ गया? पहले में था, पहले में था। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये देखना है, जब ये बॉल इंपैक्ट करेगी सरफेस के साथ, तो दो फोर्सेस लगेंगे। एक तो टक्कर के दौरान जो नॉर्मल लगेगा ये इंपल्सिव लगेगा, और एक उस दौरान जो रगड़ लगेगी, जो फ्रिक्शन लगेगा, ये भी इंपल्सिव लगेगा। इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में भी सडन मोमेंटम में चेंज आएगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आएगा। अगर ये स्मूथ ग्राउंड होती और कोई फ्रिक्शन ना लगता तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज ना होता। अगर मैं इनिशियली वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर दूं, तो ये एक कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट, ये 53 है हॉरिजॉन्टल से, तो ये 100 cos 53 दैट इज 40 आएगा, ये 60 आएगा। cos 53 3/5 होता है तो 60 आएगा, और ये 80 आएगा। sin 53 4/5 होता है। यस सर। है ना? इसी तरह से अगर मैं इसके कंपोनेंट कर दूंगा, ये 37 है तो ये v cos 37, ये v sin 37 है।
अगर मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में इम्पल्स की इक्वेशन लिखूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में इम्पल्स की इक्वेशन लिखूंगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में बच्चों इम्पल्स की इक्वेशन लिखो, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में भी कुछ वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल में भी है ना, ये इम्पल्स से ही मोमेंटम चेंज हो रहा। एक चीज और बेटा कि इंटरवल ऑफ टाइम जो कोलिजन का है वो dt है, और ये वेलोसिटी हमें जस्ट बिफोर इम्पैक्ट दी गई है और ये जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट दी गई है। ऐसे में हम ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर कर देंगे, mg को जो है वो इग्नोर कर देंगे, mg का इम्पल्स कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज ऑर्डिनरी फोर्सेस के रिलेटिव में इम्पल्सिव फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो वी कैन सिंपली इग्नोर देम। ठीक है, तो अब आइए देखिए, एक लिखते हैं J बराबर, ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगा रहे हैं, J बराबर डेल्टा P इन y डायरेक्शन। तो देखो किसका इम्पल्स आएगा, n का। और हमेशा याद रखो बच्चों, जो अच्छे सवाल होते हैं उनमें कम से कम 2 इक्वेशन लिखनी पड़ती है इम्पल्स की। तो इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, मान लिया कि इम्पैक्ट का टाइम इंटरवल dt है तो n dt, डेल्टा p चेंज इन मोमेंटम इन y डायरेक्शन, तो फाइनल मोमेंटम जो आएगा, मास अगर m है और y v sin 37 है, अगर आप देखें तो v sin 37 है, तो v sin 37 माइनस इनिशियली डाउनवर्ड है -80, तो -80, तो n dt इज इक्वल टू m v sin 37 3/5 अब यहाँ पर हमें dt पता नहीं होता, n पता नहीं होता बेटा। अच्छा, आप ये कहोगे सर ये mg भी लग रहा है इस दौरान, पर ये dt टाइम इंटरवल के लिए इतना छोटा होता है, ये बड़े टाइम इंटरवल में ही इम्पैक्ट दे सकता है, तो इसके कंपैरिजन में इम्पल्सिव नॉर्मल इज वेरी लार्ज, तो हम सिर्फ इम्पल्सिव नॉर्मल का इम्पल्स लिख रहे हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी नॉर्मल का इम्पल्स इम्पल्सिव फोर्स के, ऑर्डिनरी फोर्स का, ऑर्डिनरी ग्रेविटी का इम्पल्स इम्पल्सिव नॉर्मल के रिस्पेक्ट में जो होगा वो बहुत ही छोटा होगा। अब x डायरेक्शन में अगर इम्पल्स लिखें तो देखिए लेफ्ट की तरफ लग रहा है, तो मैं इसको साइन में माइनस लिख लेता हूँ, म्यू एन डी टी। ये फोर्स हो गया बेटा, ये टाइम इंटरवल हो गया है ना, फाइनल मोमेंटम हो गया v cos 37 वेलोसिटी है फाइनल, और इनिशियल वेलोसिटी 60 थी। अब देखिए कम से कम 2 इक्वेशन आपको आ गई, ये वाला जो एन डी टी अननोन है, ये भी एन डी टी अननोन है, ये एन डी टी की वैल्यू यहां उठा के रख सकते हो। आई थिंक रियलिस्टिक डेटा लिया हम लोगों ने, गड़बड़ ना हो। एन डी टी जो होगा उसकी वैल्यू आ रही है यहां से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, m 3v/5 प्लस 80, इट्स m 4v/5 माइनस 60। तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/5 हमारा, चलो 0.2 से मैं मल्टीप्लाई ही कर देता हूं, तो माइनस का 0.6v/5 एंड माइनस का 16, ओके 60 को राइट ले आता हूं तो ये 44 हो जाएगा, और 4v/5 में 4.6v डिवाइड बाई 5 हो जाएगा इधर, और v आ जाएगा 44 इंटू 5 डिवाइड बाई 4.6, तो इट्स 2.3, 1100 डिवाइड बाई 23 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा 50 से छोटा आएगा, 49-48 के आसपास आएगा। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम इसलिए अच्छा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर मुझे इम्पल्स की 2 इक्वेशन, ऐसे ये अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको सब कुछ फ्रेम करना पड़ता है। फिर समझ लो, बॉल की स्पीड दी गई थी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट की है, बॉल कोलाइड करके ये गिवन था कि 37 डिग्री पे जा रहा है ना, वेलोसिटी बतानी थी,
तो हमने मान लिया कि वेलोसिटी v है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। बॉल जब कोलाइड करेगी तो चूंकि रफ सरफेस थी तो एक वर्टिकल सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होने के कारण रगड़ लगेगी तो एक फ्रिक्शन भी लगेगा। ये वर्टिकल डायरेक्शन में इंपल्स प्रोवाइड करेगा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोवाइड करेगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो इंपल्स होगा वो एनडीटी होगा, चेंज इन वर्टिकल मोमेंटम। तो फाइनल वेलोसिटी ऊपर की तरफ, इनिशियल नीचे है तो नेगेटिव लिख दिया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट नेगेटिव, राइट पॉजिटिव लिया है तो ये फोर्स नेगेटिव होगा, -μ dt, और m चेंज इन मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी v cos 37 इनिशियल। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि आंसर क्या होगा, तो हमने क्या किया, एलिमिनेशन कर दिया। ये एन डी टी की वैल्यू बेटा यहाँ से उठा करके यहाँ पर पुट कर दी और उसको जाके हमने सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है ना। तो एक मैं होमवर्क प्रॉब्लम दे रहा हूँ, इसे आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कोलिजन कंप्लीट करेंगे। तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिएगा सभी लोग, और हम लोग नेक्स्ट क्लास की शुरुआत में इसको डिस्कस कर लेंगे। ये 3m मास की बॉडी है, ये 3m मास की बॉडी है, दोनों रेस्ट पे। एक पार्टिकल v नॉट वेलोसिटी से आके कोलाइड करता है और चिपक जाता है। पार्टिकल कोलाइड्स एंड स्टिक टू A. Find out speed just after collision. तो जस्ट आफ्टर कोलिजन बच्चों आपको स्पीड बतानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, मैं नोट्स सभी लोगों को भेज रहा हूँ ग्रुप पे। पार्टिकल का मास नहीं दिया है? बिल्कुल दिया है बेटा, हम दिया है। तो 3m वाले मास का बताना पड़ेगा स्पीड। दोनों को ही बताना है बेटा, जर्क लगेगा ना, दोनों चल पड़ेंगे। ओके चलो एक और क्वेश्चन ले लो, फर्स्ट में देख लो। ये बेटा 20 kg की बॉडी है, रफ सरफेस पे रखती है। अब वो तुम आयुष पांडे ज्ञान क्यों दिखा रहे हो? क्यों खोलो, इम्पल्स से करो, नहीं खोलने देंगे हम। एक बुलेट आ रही है दूसरे क्वेश्चन में, तुम्हें बताया है मैंने 11th में, तुम नेता बन रहे हो। इन बच्चों को करने दो, बेचारे मासूम बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं। ये हमारा 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बुलेट आ रही है और इसी में घुस जा रही है। ये वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल है और बुलेट क्या है, इसी में घुस जा रही है। मेरे कहने का मतलब ये है पांडे की जैसे करना कर लेना, बता कह रहे हो क्लास के बीच में, चीटिंग कर रहे हो। फाइनल स्पीड जो होगी वो हमें बतानी है कि कोलाइड 0 कह दिया, ये 0.3 है। कोलाइड करने के तुरंत बाद स्पीड क्या होगी, और ये इसमें बुलेट एम्बेडेड है ना, बुलेट जो है वो गेट एम्बेडेड इनटू ब्लॉक, ठीक बेटा। ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो हम प्रयास करेंगे कि अगली क्लास समय पे स्टार्ट कर सकें, लेकिन तुम लोग टेंशन जग जाया करो, पढ़ते लिखते रहा करो, लिंक का वेट कर लिया करो थोड़ी देर, उसी में ग्रुप पे मैसेज